हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। हम लोग देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कंप्लीट सीरीज को, जिसमें हम लोग वेरियस सेक्शंस को अच्छे से डील कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एपीओ, एडीपीओ, एआईबी, ओके, चाहे आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इवन आप अगर एकेडमिक ईयर में भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंप्लीट वीडियो देखो, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक कर लीजिए, वहां पर आपको बाकी के वीडियोस भी मिल जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। सेक्शंस हम लोग डील कर रहे हैं, प्लस इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ अदर फैक्ट्स अगर उस सेक्शन से रिलेटेड होंगे तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, देखते हैं सेक्शन नंबर 9 को। सेक्शन नंबर 9 कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। कब ऐसे फैक्ट जो है वो रेलेवेंट हो जाएंगे, जब वो एक्चुअल में दिखते नहीं हो कि वो रेलेवेंट है। ठीक है, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। Second, if by themselves or in connection with other facts make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। इसका कहना है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट इन इशू नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी केस को प्रूव या डिस्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ऐसे फैक्ट्स भी कोर्ट में रेलेवेंट माने जाएंगे। इसमें 2 पॉइंट आपको दिया गया है। पहला है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स, अगर कोई फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से बिल्कुल उल्टा हो तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से बिल्कुल उल्टा फैक्ट है तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। दूसरा, संभावना बढ़ाने या घटाने वाले फैक्ट्स। ओके, हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल वाला यहाँ पर आपको फैक्ट जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि अगर फैक्ट खुद से दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलकर ये साबित करे कि फैक्ट इन इशू होने की संभावना बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गई है तो वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे। ओके, सो सेक्शन नंबर 9 जो है इसमें प्ली ऑफ एलिबी का एग्जाम्पल जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो प्ली ऑफ एलिबी से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा सेक्शन नंबर 9। चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस को देखते हैं जिससे कि आपको ये सेक्शन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट चेन्नई ऑन अ सर्टेन डे। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख इज रेलेवेंट। क्वेश्चन ये है कि ए ने क्या चेन्नई में क्राइम किया था, ये सवाल है। फैक्ट क्या है कि ए जो था वो लद्दाख में था, तो ये फैक्ट क्या होगा, ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। ओके, द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड। जहां पर क्राइम हो रहा था या जहां पर क्राइम हुआ है, अगर उस जगह को देखें और जहां पर ए प्रेजेंट था उस जगह को देखें तो काफी ज्यादा डिस्टेंस था, तो पॉसिबल नहीं है कि ए जो है वो एक ही समय पे दोनों ही जगह पर अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें इसमें रेलेवेंट थी वही फोकस किया गया कि ए जो है पॉसिबल नहीं है कि चेन्नई में भी प्रेजेंट हो और लद्दाख में भी सेम टाइम पे ही प्रेजेंट हो जब क्राइम कमिट हो रहा था। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगे। ओके, एक और इलस्ट्रेशन है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने क्राइम कमिट किया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। फैक्ट क्या है, द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाय ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी 4 लोग हैं। फैक्ट ये है कि इन लोगों में से किसी ने क्राइम जो है वो कमिट किया है। एवरी फैक्ट शोज दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड ईदर बाय बी सी डी इज रेलेवेंट। फैक्ट ये शो करता है कि बी सी डी ने क्राइम नहीं किया है, तो इसका मतलब क्लियर है कि क्राइम ए के द्वारा किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, हाईली
प्रोबेबल फैक्ट्स आपको नजर आएंगे। तो ये क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा ना, प्रूव ऐसे नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जो है वो फैक्ट एंड इश्यू से लिंक हो जा रहा है, तो वैसे फैक्ट्स जो है वो बताने पड़ रहे हैं हमें। तो सेक्शन 9 इसी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 रिलेटेड है फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट इन सूट्स फॉर डैमेजेस। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर कोई केस में डैमेज या नुकसान मांगा जा रहा है तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना पैसा देना है, या सबूत या फैक्ट जो भी है उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर रेलेवेंट माना जाएगा और डैमेजेस कितना पे किया जाएगा। ओके, तो ये काफी इजी सा सेक्शन था, ये आप लोग पढ़ सकते हो खुद से भी। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 11, फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। वो सभी फैक्ट रेलेवेंट होंगे जो कि रिलेशन रखते हैं राइट और कस्टम से। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होता है तो वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो रिलेवेंट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 11, फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जब राइट और कस्टम क्वेश्चन में होंगे, इसके ऊपर सवाल जवाब किए जा रहे होंगे, तो वो सभी फैक्ट्स जो हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, सेक्शन नंबर 11 कहता है कि जब कोर्ट में किसी अधिकार, ठीक है, या रिवाज या किसी कस्टम के होने या ना होने पर सवाल उठ रहा हो तो कुछ फैक्ट जो हैं वो एविडेंस के तौर पर रेलेवेंट हो जाएंगे। ओके, जिसमें कि आपको दिया गया है ए और बी के फॉर्म में, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. First क्या है, any transaction. ओके, ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है कोई भी लेन देन, डील या किसी प्रकार का घटना। ओके, any transaction by which the right or custom is in question was created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or which was inconsistent with its existence. ठीक है, वैसे फैक्ट्स जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो सभी फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे अगर वो अधिकार या रिवाज के तौर पर बना था, या फिर उसको माना गया था, या फिर उसको डिनाई किया गया था, या असर्ट किया गया था, या किसी भी प्रकार से उसे बदला गया था यानी कि मॉडिफाई किया गया था, या जो उसके बिल्कुल विपरीत हो, उल्टा हो। ठीक है, तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन वाले जो फैक्ट्स होंगे वो सब रेलेवेंट हो जाएंगे। सेकंड कहता है particular instances, okay, particular instances in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or when its exercise was disputed, asserted or departed from. ये इस्तेमाल के उदाहरण से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि खास खास मौके पर, कुछ पार्टिकुलर इंस्टेंसेस के बारे में ये बात कर रहा है कि कुछ खास खास जो मौके होते हैं जहां पर उस अधिकार या रिवाज को मांगा गया हो, ओके, इस्तेमाल किया गया हो, या उसके इस्तेमाल के विरोध में, ठीक है, विरोध में कुछ फैक्ट्स कहे गए हो, या लोग उसे हटा दिए हैं, ठीक है, उसको रिमूव कर दिए हो, ओके, या उससे हट गए हो। तो ऐसे जितने भी फैक्ट होंगे वो सब रिलेवेंट होंगे, लेकिन ये सारा किससे रिलेटेड होना चाहिए, पार्टिकुलर इंस्टेंसेस से। ओके, कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि चाहे ट्रांजैक्शनल वाले फैक्ट्स हो या पार्टिकुलर इंस्टेंसेस वाले फैक्ट्स हो, अगर ये फैक्ट्स कस्टम या राइट से रिलेटेड है और किसी प्रकार से इसको डिनाई किया गया हो, असर्ट किया गया हो, मॉडिफाई किया गया हो, या इसको अपोज किया गया हो, तो वो सभी फैक्ट यहाँ पर रिलेवेंट होंगे। ओके, तो ये है आपका सेक्शन नंबर 11। इसका इलस्ट्रेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो अपने से भी इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 जो है वो रिलेटेड है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और अ बॉडी और बॉडीली फीलिंग से। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी स्टार मार्क करके आप रख सकते हैं। इसमें क्या है कि कोर्ट जो है उन सभी फैक्ट्स के ऊपर गौर करती है जिससे कि सामने वाले पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड या बॉडीली फीलिंग को ऑब्जर्व किया जा सके, पता लगाया जा सके। तो इसको दिमाग पढ़ने वाला सेक्शन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये, फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling are relevant
when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is an issue or relevant। कहने का मतलब ये है कि जब कोर्ट को किसी का दिमाग में क्या चल रहा था या शरीर में किस तरह की क्या फीलिंग हो रही थी ये देखना हो तो उसको दिखाने वाले जितने भी फैक्ट्स होंगे वो फैक्ट्स कोर्ट में रिलेवेंट होंगे। ओके, वो सभी फैक्ट्स कोर्ट में रिलेवेंट होंगे। तो यही कह रहा है हमारा सेक्शन नंबर 12। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अ फैक्ट relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show, okay, must show that the state of mind exists not generally, but in reference to the one particular matter in question। मतलब कि अगर यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करना है तो वो जनरल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो किसी पार्टिकुलर मैटर को, ठीक है, दिखाना चाहिए, पार्टिकुलर मैटर के लिए होना चाहिए जिसका केस चल रहा था या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन accused of an offense the previous commission of the accused of an offense is relevant। within the meaning of this section the previous conviction of such person shall also be a relevant fact। कहने का मतलब है कि अगर उस पर्सन ने पहले भी कोई अपराध किया है तो वो फैक्ट भी यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएगा। अगर किसी अपराध के केस में पहले भी पर्टिकुलर जो भी क्राइम है वो किया गया था तो वो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इसको पहले भी इस बात के लिए या इस क्राइम के लिए सजा मिल चुकी है। ओके, तो ये है आपका सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 में कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो खुद से भी इसको पढ़ सकते हो, काफी इजी है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। ओके, एक दो हम लोग यहाँ पर इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे कि आपको सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाए। A is accused of receiving stolen goods, knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen। यहाँ पर ये है कि ए पर आरोप लगा है कि उसने जानबूझकर चोरी का माल अपने पास रखा है। एविडेंस के तौर पर देखा गया कि ए जो है उसके पास और भी चोरी का माल ऑलरेडी मौजूद था, उसी समय उसके पास और भी चोरी का माल जो था वो मौजूद था, जो कि ये प्रूफ करता है कि ए को सब पता था कि माल जो है वो चोरी का है, फिर भी उसने अपने पास रखा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, ए का क्या स्टेट ऑफ माइंड था, उसने क्यों इस चोरी के प्रॉपर्टी को अपने पास रखा, यहाँ इंटेंशन ए का रिवील हो रहा है। ओके, इसी तरह से एक और इलस्ट्रेशन है जो कि काउंटरफिट करेंसी से रिलेटेड है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली delivering to another person a counterfeit currency which at the time when he delivered it he knew to be counterfeit। ए जो है वो जानबूझकर काउंटरफिट करेंसी जो है वो दूसरे पर्सन को देता है, ये जानते हुए भी कि जो नोट उसने दिया है, जो पैसे उसने दिए हैं वो जाली नोट है। ओके, द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी ए वाज possessed of a number of other pieces of counterfeit currency is relevant। जिस समय उसने दूसरे पर्सन को जब काउंटरफिट करेंसी दिया ठीक उसी टाइम पर उसके पास और भी नकली नोट प्रेजेंट थे। पहले भी उसने इस अपराध में सजा भी काट चुकी थी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द फैक्ट दैट ए हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन एज अ जेन्युइन अ काउंटरफिट करेंसी नोइंग इट टू बी काउंटरफिट इज अ रेलेवेंट। कहने का मतलब ये है कि ए था, ठीक है, उसको पता था काउंटरफिट करेंसी जो है उसके पास है और उसने ये बात जानते हुए भी दूसरे पर्सन को सेम करेंसी फॉरवर्ड कर दिया, दे दिया। ओके, एविडेंस के तौर पर, फैक्ट के तौर पर यहाँ पर ये पाया गया कि उसके पास ऐसे कई सारे नकली नोट प्रेजेंट थे, प्लस उसने इस अपराध के लिए पहले भी सजा जो है वो काट चुका है, उसको सजा हो चुकी है। तो यहाँ रिजल्ट में देखा जाए तो क्या बात सामने आता है, यही कि
दोनों ही चीजें हमारे लिए रेलेवेंट है। एक तो उसको पता था कि एक जो नोट है वो नकली है, ओके, काउंटरफेट है। दूसरा, इसी अपराध के लिए उसने पहले भी सजा काट लिया था। तो दोनों बातें यहाँ पर इस सेक्शन के तहत रेलेवेंट हो जाएंगी। जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बताया कि प्रीवियस कन्विक्शन अगर कभी हुआ है उस पर्सन का, तो वो बात भी कोर्ट में बताना पड़ेगा। तो ए का तो यहाँ पर इंटेंशन दिख गया कि वो फ्रॉडुलेंटली इस चीज को फॉरवर्ड कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, प्लस इसी केस में उसको पहले भी सजा हो चुकी है। ओके, इसी तरह से सेक्शन 12 में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, यहाँ मैंने सभी इलस्ट्रेशंस जो है वो लिख दिया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स एंड आल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आज का क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स बीएनएसएस के सेक्शन में लिखा गया है ना, तो कौन सा सेक्शन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जाएगा और वो है एडमिशन। ठीक है, तो उसको मिस मत करना। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।